बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सियासी झटका भी है, माली झटका भी है और दिफाई झटका भी है। इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। मुख्तसर सी डिटेल हैं और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उन खबरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज नाज़रीन 13 जुलाई है। 13 जुलाई को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और इस वाक़े को आज तकरीबन 94 साल बीत चुके हैं। और ये वाक़या जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पेश आया था। एक कश्मीरी नौजवान जिसने डोगरा राज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर की जेल में उसका ट्रायल चल रहा था। 13 जुलाई 1931 को मुसलमान अब्दुल कदीर खान के साथ इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर की जेल के बाहर पहुंचे थे कि वहां पर ज़ोहर की नमाज के वक्त जो मुसलमान वहां पे एहतजाज के लिए पहुंचे, एक ने अजान देना शुरू की। जब अजान शुरू की तो उस अजान देने वाले मुसलमान कश्मीरी भाई पे डोगरा राज के सिपाही ने गोली चला दी, उसको मार दिया, उसको शहीद कर दिया। लेकिन अभी उसकी अजान मुकम्मल नहीं हुई थी। जैसे उसको गोली मारी गई अजान देने वाले मुसलमान को, दूसरा मुसलमान पीछे से आके अजान देने के लिए शुरू हो गया। जहाँ पर उसकी शहादत हुई वहीं से उसने अजान का आगे आगाज़ कर दिया। मजमुई तौर पे, यानी दूसरे को भी गोली मार दी गई। मजमुई तौर पे 22 मुसलमान, 22 मौज़न उस अजान को मुकम्मल करने के दौरान शहीद कर दिए गए। आज उन 22 शोहदा का यौम शहादत मनाया जा रहा है और इस यौम शहादत के मौके पे मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की है, जिसमें भारत को, मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया गया है, नंगा कर दिया गया है। क्या कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कि ट्रंप ने जो सालसी की पेशकश की, इससे अमन का दरवाज़ा खुला। लेकिन भारत ने इनकार करके उस अमन के दरवाजे को ना सिर्फ बंद कर दिया, बल्कि मोदी सरकार ने जो उसकी जंगी ज़हनियत है, इस सालसी की पेशकश को इनकार करके अपनी जंगी ज़हनियत का मोदी सरकार ने सबूत दे दिया। तो दुनिया को क्या पैगाम गया कि पाकिस्तान तो खित्ते में अमन चाहता है, बातचीत भी करना चाहता है, दहशतगर्दी पे भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार बातचीत पे नहीं आती, हटदर्मी पे रहती है। जंगी सोच है इसकी, इंतहा पसंदाना सोच है इसकी। मोदी सरकार को जो झटका लगा है वो ब्राज़ील से लगा है, जिसके साथ इंडिया के मुज़ाकरात चल रहे थे। आकाश मिसाइल भारत ब्राज़ील को सेल करने जा रहा था, लेकिन ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल ख़रीदने के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात को मौखर कर दिया है। और अब ये रिपोर्ट आ रही हैं कि ब्राज़ील भारत से आकाश मिसाइल ख़रीदने की बजाय यूरोपी कोई मिसाइल सिस्टम है वो ब्राज़ील ख़रीदने जा रहा है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि भारत का जो आकाश मिसाइल है वो मौजूदा टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत पीछे है, और जो यूरोपी मिसाइल सिस्टम है वो लेटेस्ट भी है और उसकी रेंज भी आकाश मिसाइल से ज़्यादा है। तो ये मोदी सरकार को सफारती शिकस्त भी है, दिफाही शिकस्त भी है। मतलब आपकी एक डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें आपको एक डील का झटका लग गया। आपके मिसाइल बिकने जा रहे थे, वो नहीं बिके, आपका जो परचेज़र था किसी और तरफ चला गया। और ये सियासी झटका भी है, ये मोदी सरकार के लिए सियासी झटका भी है।
अब नाज़रीन बात कर लेते हैं यूट्यूबर्स के यूटर्न्स की। अगर हमारी वीडियो लंबी होती है आज तो इसके लिए मैं एडवांस आपसे माजरत खा हूँ। अब ख़बर नाज़रीन ये है यूट्यूबर्स के यूटर्न्स की। इस खबर पे आने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र भी आपके सामने रखूँगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का जो मुकदमा चल रहा था, अब मैं पस मंज़र क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद आपको एजुकेट करना भी है, आपको एजुकेट करना भी है। जब मिलिट्री कोर्ट का केस चल रहा था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो इजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अब उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें आई थी और इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जब 6 रुकनी बेंच बना, 6 रुकनी बेंच ने पहली समाअत पे इजाज़ुल एहसन साहब वाला फैसला सस्पेंड कर दिया। तारिक मंसूर साहब का बेंच था 6 रुकनी, मुसर्रत हिलाली साहबा थी, नईम अख्तर अफ़गान साहब थे, बाकी और जजेस भी थे। अब तो मुझे जजेस के नाम भी याद नहीं है, हो सकता है किसी जज का नाम मैंने गलत भी ले लिया, लेकिन हुक्म इम्तना दिया गया। उस हुक्म इम्तना पे इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाले जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पे पूरी कंपेन चलाई गई कि ये तो हुक्म इम्तना जो दिया गया है ये तो नहीं दिया जाना चाहिए था, ये हुक्म इम्तना क्यों दे दिया, ये हुक्म इम्तना क्यों दे दिया गया, ये तो जजेस बिक चुके हैं, ये तो हुकूमती जजेस हैं, ये तो इंसाफ नहीं कर रहे, इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। ये पूरी साफ़ियों ने कंपेन की। साफ़ी तो नहीं बल्कि यूट्यूबर आप कह सकते हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर्स ही थे और वो यूट्यूबर्स थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव लेके चलते हैं। उनका राइट है, बिल्कुल लेके चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, हर कोई अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहा होता है, वो जिस तरह से उसको परसू कर रहा होता है, उसको समझ रहा होता है, उसके मुताबिक वो अपनी बात कर रहा है। लेकिन मैं जो चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि उस हुक्म इम्तना को हराम करार दिया गया। फिर जब बल्ले के निशान का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो बल्ले के निशान के दौरान, समाअत के दौरान काजी साहब ने PTI को ये पेशकश की, क्योंकि हामिद खान साहब ये कह रहे थे कि आप इस केस को हफ्ते के दिन ना सुने, आप इसको पीर तक मुलतवी कर दें। काजी साहब ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस को मुलतवी कर दें अगले हफ्ते के लिए, तो हमें हुक्म इम्तना देना पड़ेगा। तो हामिद खान साहब ने कहा कि हुक्म इम्तना ना दें, आप बस मुलतवी कर दें। तो कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि इस केस का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बल्ले के निशान का फ़ैसला नहीं होना चाहिए था। इस केस का जो फ़ैसला है वो इंतखाबात के बाद होना चाहिए था। अब नाज़रीन कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुद्दे पे आते हैं। 27 यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, उनमें से 8 यूट्यूबर्स अदालत में गए हैं। 8 में से 7 को अदालत से रिलीफ मिला है। उनके ख़िलाफ़ जो अदालत का ऑर्डर है चैनल रिमूवल का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है कि अपील का फ़ैसला होने तक आप इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी फ़ैसला सस्पेंड कर दिया, हुक्म इम्तना दे दिया गया है। आज वह हुक्म इम्तना उन यूट्यूबर्स को हलाल नज़र आ रहा है, क्योंकि अपने हक़ में हुक्म इम्तना आया है ना, तो वो हुक्म इम्तना, अदालत का स्टे ऑर्डर, फ़ैसला सस्पेंड होना उनको हलाल नज़र आता है। लेकिन जब मिलिट्री कोर्ट केस में अदालत ने फ़ैसला सस्पेंड किया था, उन जजेस को चौंक में ला के खड़ा करके उनके खिलाफ कंपेन चलाई गई थी। यानी वो हुक्म इम्तना हराम था, अपने हक़ में आया हुक्म इम्तना हलाल है। यानी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अब इसी फार्मूले को अगर आप इंट्रा पार्टी वाले केस में अप्लाई करें, तो जो सहाफ़ी ये कह रहे थे, आपको पता है कौन सहाफ़ी कह रहे थे कि ये केस इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता, ताकि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे फ़ैसला लड़ सकती है। अब उनकी आप सहाफ़त की बसीरत चेक कर लें, लीगल विजन चेक कर लें, लीगल माइंड उनका चेक कर लें, उनका सहाफ़ती तजर्बा चेक कर लें। ओ भाई, जब आपने इतनी लंबी तारीख डालनी है तो फिर आपने फ़ैसले को सस्पेंड करना है। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में काजी फायद साहब अगर फ़ैसले को सस्पेंड करते, तब भी PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलना था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जायज़ करार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट से अगर हुक्म इम्तना होता
इसका मतलब ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड और नीचे इलेक्शन कमीशन का बहाल हो जाता। तो ये आप देख लें कि किस किस्म का ये मुतालबा कर रहे थे। लेकिन यूटर्न आप देखें कि अपने लिए हुक्म इम्तना हलाल और किसी और केस में हुक्म इम्तना हो तो वो हराम हो जाता है। इसी तरीके से नाज़रीन मैं मुख्तसर बात करूँगा, एक बंदे का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है। अब वो बंदा कौन है नाज़रीन? वो बंदा नाज़रीन वो शख्स है जो पंजाब में बारिश के दौरान खातून वज़ीर आला और आर्मी चीफ को गालियाँ दे रहा था। ये ज़रा 16 सेकंड का क्लिप नाज़रीन आप सुनिएगा। साबित कर दिता है कि इज्जत से बगैर थी तो बगैर भी हुकूमत की जा सकती है। लानत ऐसे सिपा सलार से जिहड़ा इन्हां नूं कुत्तियां नूं लेके आया। ये नाज़रीन मैं सुनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस किस्म की जिस किस्म की ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था, मैं आपको ये बताना, दिखाना और सुनाना चाह रहा था कि क्या इस किस्म का बंदा। अच्छा, मुझे आगे बढ़ने से पहले इसकी नई वीडियो ज़रा सुन लें जिसमें माफ़ी मांग रहा है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूँ और सीएम साहिबा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखें नाज़रीन, बात ये है कि मैं भी तनकीद करता हूँ, पीटीआई पे भी करता हूँ, केपी हुकूमत पे भी करता हूँ। हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन तनकीद पीटीआई के हद तक मैं ज़रूर करता हूँ। अब गलत करता हूँ, सही करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी गालियों पे नहीं उतरता। पंजाब में जो बारिश हुई, लाहौर में तूफ़ानी बारिश, मूसलाधार बारिश, उस पर मैंने ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पे मुझे गालियां पड़ी कि आप केपी के हवाले से उल्ट बात करते हैं, पंजाब हुकूमत को आप सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कभी केपी के में भी बारिश के ऊपर पेशावर में भी पानी खड़ा हो, मैंने कभी उस पर बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि जब बारिश एक हद से ज़्यादा होती है तो चाहे अमेरिका का शहर क्यों ना हो, न्यूयॉर्क का सिटी क्यों ना हो, टेक्सास क्यों ना हो, फ़िलिपाइन, चाइना या और दीगर ममालिक क्यों ना हो, वहाँ पर भी सैलाब आ जाता है। क्योंकि कुदरती आफत के आगे इंसान का बनाया गया जितना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम हो वो नाकाम हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। तो मैंने बारिश के मामले पे ना कभी केपी हुकूमत पे बात की है, ना किसी और हुकूमत के ऊपर बात की। अलबत्ता सवात वाक़े में जो गफलत की गई, जो गफलत बरती गई, उस पर मैंने ज़रूर बात की है कि एक ख़ानदान घंटों वहाँ पे खड़ा रहा, उसको बचाने के लिए कोई नहीं पहुँचा। 2 हेलीकॉप्टर थे और वो हेलीकॉप्टर उस जगह के लिए मुख्तस नहीं किए गए, और ये पहली मरतबा ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था। इससे पहले भी इस नौयत के वाक़यात हो चुके थे। और अब तो केपी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इसमें 14 जो लोग हैं वो गफलत और कोताही के मुर्तकब करार पाए हैं। यानी उन ख़ानदान को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था, लेकिन शंदूर मेले में केपी के काबीना के वुज़रा को, उनकी फैमिली को शंदूर मेले तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मैसर था। उसके लिए मौसम ख़राब नहीं था, लेकिन यहाँ क्योंकि आम शहरियों को बचाना था, आम ख़ानदानों को बचाना था, तो मौसम ख़राब हो गया था। लेकिन इसमें नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो शख्स जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। लेकिन क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करना मकसूद है? जिसकी मर्ज़ी हुकूमत हो, चाहे गंडापुर को कोई गालियाँ दे, चाहे इमरान खान को गाली दे, मरियम नवाज़ को दे, जरदारी को दे, नवाज शरीफ को दे, मुराद अली शाह को दे, क्या इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो सकता है? बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आप तनकीद करें, आप मुनासिब अल्फाज के साथ तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह आपकी होनी चाहिए, लेकिन आपको गालियां देना का राइट नहीं है। और जो शख्स गालियां दे, इस किस्म की बेहूदियाँ गालियां दे और उसको गिरफ़्तार करके उससे इस किस्म की माजरत और जिंदाबाद के नारे लगवाना, यह मेरे ख्याल से कानून का तकाजा नहीं है, कानून की मंशा नहीं है। ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक, और अगर कानून नहीं है तो कानून बनना चाहिए आइंदा के लिए कि चौंक पे खड़ा करके ऐसे शख्स को छितर पड़ने चाहिए, फेंटा पड़ना चाहिए, ताकि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ इस किस्म के घटिया अलकाबात, घटिया अल्फाज और गालियाँ, मुग़लज़ात ना बकी जा सकें। अब नाज़रीन आते हैं जो राब्ते की ख़बर है, मरियम नवाज़ और गंडापुर साहब का राब्ता। आपको पता नाज़रीन, गंडापुर साहब का काफ़िला वहाँ पे पहुँचा हुआ था, और जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गंडापुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक के शेड्यूल का ऐलान करना है, लाहे अमल का ऐलान करना है
क्या ऐलान होता है वो ऐलान आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन लाहौर में नाज़रीन, जो मिर्ज़ा अफरीदी के गेस्ट हाउस पे जो इशाया दिया गया, उसमें आलिया हमज़ा को नहीं बुलाया गया, उसमें सनम जवेद को नहीं बुलाया गया, और उसमें रिपोर्ट ये हो रहा है कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, क्योंकि आलिया हमज़ा पार्लिमानी पार्टी के रुकन नहीं है तो लिहाजा उनको नहीं बुलाया गया। तो उसमें दूसरा वर्शन ये आया है कि उस फार्म हाउस पे, उस इशाइये में मिर्ज़ा अफरीदी ने जो PTI के लोगों को दिया था, गंडापुर साहब जो KP से निकल के वहाँ पे लाहौर पहुँचे थे, उसमें सारे लोग अरकान पार्लिमान नहीं थे, उसमें कौंसलर सतह के भी लोग थे, उसमें आम लोग भी थे जो रुकने पार्लिमान, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के रुकन नहीं थे। लेकिन इसमें नाज़रीन जो दूसरी चीज़ सामने आ रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसमें नाज़रीन एक सहाफ़ी हैं शिराज अहमद शिराजी, उनकी तरफ से लिखा गया कि आज लाहौर में जो कुछ हुआ वो मरीम नवाज़ की इजाज़त से हुआ। ज़राए का बताना है कि मरीम नवाज़ ने PTI MPs के लिए निशात होटल में 25 और PC होटल में 25 कमरे बुक किए। मरीम नवाज़ ने यह शर्त आयद की थी कि इस तमाम इवेंट में सनम जवेद और आलिया हमज़ा और लाहौर की मकामी क़यादत नहीं होगी। ये सब कुछ एक सेनेटर को लाने के लिए किया जा रहा है। इख्तलाफ आपका हक़ है, मैं अपनी ख़बर पर कायम हूँ। अलीना शिगरी साहबा ये कहती हैं कि आलिया हमज़ा को इनवाइट ना करने की हिदायत मरीम नवाज़ ने दी। आलिया हमज़ा जो भरपूर मेहनत कर रही हैं, उनको नहीं बुलाया गया। इस सच्चाई में कौन है जो मरीम नवाज़ से राब्ते में है और उसका हुक्म भी मान रहा है? खान साहब जेल में हैं या उनकी रिहाई के लिए, और यहाँ उनकी रिहाई के लिए पुरतायुश डिनर किए जा रहे हैं, कवाली नाइट एंजॉय की जा रही है। मिर्ज़ा अफरीदी ने 9 मई की मजम्मत करके पार्टी छोड़ दी थी, तो फिर कैसे सेनेट का उम्मीदवार बन सकता है? तो नाज़रीन ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि मरीम नवाज़ के कहने पे आलिया हमज़ा को नहीं बुलाया गया, मरीम नवाज़ ने जो लोग यहाँ से गए थे उनके लिए होटल पे कमरे बुक करवाए हैं, तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि मैं अपनी ख़बर पे कायम हूँ, और भी कुछ ऐसे दावे किए गए हैं, और ये ख़बरें कहाँ से इन सहाफ़ियों तक पहुँची हैं, इनके ज़राए क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है बावसूख होंगे, लेकिन कुछ हमारा भी गैस वर्क है। अब सवाल ये है कि क्या मरीम नवाज़ और गंडापुर की हुकूमत का कोई आपस में रब्ता है या कोई इनडायरेक्टली रब्ता है? बल्कि एक और सहाफ़ी भी हैं, ज़ुबैर अली ख़ान साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। ज़ुबैर अली ने जो ट्वीट किया उसमें एस्टेब्लिशमेंट पे बात डाली गई है। उन्होंने लिखा, ज़ुबैर अली ख़ान ने, कि अली अमीन का दौरा लाहौर इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि मिर्ज़ा अफरीदी की लॉन्चिंग का इवेंट था। इस इवेंट की इजाज़त मुक़्तदरा से ली गई थी, जिसमें मुक़्तदरा की मुखालफत करने वाले लोगों को मदऊ नहीं किया गया था, यानी इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफिन को मदऊ नहीं किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर PTI ने मरीम नवाज़ को अपना लीडर मान लिया है? अगर मरीम नवाज़ के कहने पे आलिया हमज़ा नहीं आई, सनम जवेद को नहीं बुलाया गया, तो फिर तो आपने मरीम नवाज़ को लीडर मान लिया है, उसके हाथ पे आपने बैत कर ली है। इसका सीधा सीधा मकसद तो ये है। अगर इन चीज़ों पे जाएं तो इसका क्या क्रक्स निकलता है? अगर कोई और निकलता तो आप बता दें कि मरीम नवाज़ के कहने पे आलिया हमज़ा को नहीं बुलाया गया, मरीम नवाज़ के कहने पे अगर सनम जवेद को नहीं बुलाया गया, तो फिर PTI मरीम नवाज़ की बैत कर चुकी है, उनकी लीडरशिप को मान चुकी है, उनकी गुड गवर्नेंस को मान चुकी है। लेकिन आज हकीकत ये है कि इख्तलाफात हैं पार्टी में। क्या आलिया हमज़ा को इमरान खान के कहने पे पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया जा रहा था, नोटिफिकेशन हो रहा था? उसमें तो मरीम नवाज़ का कोई ताल्लुक, कोई लिंक नहीं था, ये तो PTI का अपना इंटरनल मामला था। तो बात यह है कि अब मुद्दा मरीम नवाज़ पे डालने की कोशिश की जा रही है। उसका क्रक्स क्या निकलता है? उसका क्रक्स ये निकलता है कि मरीम नवाज़ फिर आपकी पार्टी के सरबराह बन चुकी हैं, आपकी लीडर बन चुकी हैं। अब इमरान खान साहब को अदालत से जो एक एतराज़ था, और एतराज़ क्या था? वो डेफेमेशन के केस में था। शहबाज शरीफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी डेफेमेशन के केस में, 10 अरब के केस में, कि हम इस केस में एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाना चाहते हैं, जिसमें इमरान खान साहब को भिजवाया गया जो लीगल नोटिस है वो भी रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। इमरान खान साहब के वकील ने भरपूर मुखालफत की कि जो सानवी शवाहिद हैं डेफेमेशन सूट के, वो अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं आने चाहिए। लेकिन जो जज साहब हैं यलगमाज गनी साहब, उनकी तरफ से इमरान खान साहब के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया, फ़ैसला महफूज किया गया, और महफूज फ़ैसले में शहबाज शरीफ की सानवी जो शवाहिद थे वो अदालत में पेश करने, अदालत में जमा करवाने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।